Okay, those who are joining, very good morning to all of you again, and welcome to 12th history. We will start with a new topic, that is seals, script and weights. सील्स तो आप जो मोहरें जो होती हैं, जैसे आपने प्रिंसिपल सर की सील देखी, उसके ऊपर सबसे पहले बात देखिए, सील के ऊपर जो चीज़ होती है वो, अगर आपने सील्स अपने देखी है, उसके ऊपर जो भी चीज़ लिखी होती है वो उकरी हुई होती है, यानी कि उभरी हुई होती है। जैसे रबर की सील अपन ने प्रिंसिपल सर की देखी, तो प्रिंसिपल सर का नाम क्या होता है? उभरा हुआ होता है उस सील के ऊपर, ठीक है, क्लियर। तो उसको वो सब सील बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो उसको उकेरा जाता है, उसको उसकी कटिंग की जाती है नाम, और तो फिर वो जब वो नाम ऊपर उभर जाता है तब उसको वो लगाई जाती है, तब वो नाम क्लियरली प्रिंट होता है, तो या क्लियरली छपता है, जिसको कि अपन बोलते हैं सील। देन सेकंड आती है, सबका अलग अलग पैराग्राफ दे रखा है। पहले अपन सील पे चलते हैं, फिर स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सील। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स माउथ tied with rope, and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. If the bag reached with its sealing intact, it meant that it has not been tampered with. The sealing also conveyed the identity of the sender. तो सील का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था, यानी कि सील का प्रयोग का लंबी दूरी का कम्युनिकेशन जो है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। कैसे किया जाता था कि एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाना है या भेजा गया है, एक थैले में सामान भर दिया और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो ऊपर का जो अपन गिठान बांधते हैं, जो नॉट बांधते हैं, नॉट जब बांध ली तो नॉट के ऊपर क्या करते थे, आज भी करते हैं, बट आज सीलिंग दूसरी चीज़ों से होती है, सील कर दिया जाता है उसको। आज भी अपन सीलिंग करते हैं, बट उस समय सीलिंग क्या होती थी? क्ले से होती थी, क्ले से होती थी वो सीलिंग। और वो कैसे होती थी? थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, यानी कि गीली मिट्टी को उसके ऊपर लगा करके उसको मोहरों से दबा दिया गया जोर से, सील से, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। मिट्टी के ऊपर क्या हो गया? उसकी छाप पड़ गई। जोर से दबाया, मिट्टी वहीं प्रेस होगी गिठान के ऊपर, गिठान के ऊपर मिट्टी लगी हुई है और उसके ऊपर छाप लगी हुई है मिट्टी के ऊपर। यदि अब इस थैले को क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, अगर ये थैला सील के अंदर बिना कुछ नुकसान हुए हुए, अगर सील बिल्कुल सही लगी हुई है और वो एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंच गया और सील के अंदर कुछ भी गड़बड़ी नहीं आई, ना तो और उसको किसी तरह से किसी ने उसको खोलने की कोशिश करी, ना कुछ किया, तो इसका मतलब क्या था कि जो थैला उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह भेजा है वो सुरक्षित पहुंच गया है, यानी कि किसी तरह की टैंपरिंग नहीं की गई, यानी कि किसी ने उसको खोलने की कोशिश नहीं की कि ना उसको किसी ने कोई छेड़छाड़ करी। ये मतलब था, ये सील का मतलब होता था। और इससे क्या होता था? सील से सेंडर का पता भी लग जाता था कि किसने भेजी है, क्योंकि सील के ऊपर जो है, जब वो सील लगाते थे तो सील के ऊपर क्या होता था? सेंडर का नाम होता होगा, या एफिक्स मीन उसको लगा देना, चिपका देना, उसको सील को लगा देना, मोहर को, जैसे अपन यूँ लगाते थे ना, दैट इज कॉल्ड अफिक्स्ड। सील लगती है अफिक्स्ड, तो उसके ऊपर सेंडर्स की या तो कोई पहचान होती होगी भेजने वाले की, या उसका नाम होता होगा, ठीक है। तो ये सील से क्या है? सील का काम ये होता है। आज भी क्या है? आज भी जैसा आप
फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। अब आपने कॉपियाँ जमा करा दी। अब कॉपियाँ जमा कराने के बाद जिस जगह पे वो पहुंचनी है वो सुरक्षित कैसे पहुंचेगी सेफली, जब वो सील्ड होंगी। अगर वो सील्ड हैं, अगर जिस अजमेर से, जैसे सपोज करो बॉम्बे जानी है वो कॉपियाँ, अजमेर से वो सील होंगी अजमेर से और बॉम्बे तक वैसे ही जाएंगी। अगर उस सील के अंदर किसी ने भी टैंपरिंग की होगी या खोलने की कोशिश की होगी तो फट पता लग जाएगा कि किसी ने इन कॉपियों के साथ बदमाशी करने की कोशिश की। तो अभी आपने बिजली का मीटर देखा है आपका, नहीं देखा तो घर जा कर के देखना, वो सील्ड है। वो काहे के लिए सील्ड है कि आप उसको खोल करके उसके अंदर कुछ टैंपरिंग ना कर सकें। सील, उसमें एक सील लगी हुई है और सील क्या है, एक मेटल के एक पतला सा मेटल होगा और उसके ऊपर वो सील लगी हुई होगी, आप देखना। तो सील क्या चीज़ थी? सील का काम ये होता था कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता था कि एक जगह से दूसरी जगह अगर माल जा रहा है तो कौन भेज रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? सील किस काम के लिए प्रयोग में आती थी? गॉट इट? ओके, देन एन एनिजेमेटिक स्क्रिप्ट। एनिजेमेटिक का मतलब होता है रहस्यमय। एक रहस्यमय स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, एक रहस्यमय लिपि, एनिजेमेटिक स्क्रिप्ट। एनिजेमेटिक का मतलब समझ गया ना, रहस्यमय। रहस्यमय क्यों है अब अभी बताते हैं पैराग्राफ में। हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। अब हड़प्पन सील्स, मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर अपने को समझाने में इजी रहेगा। हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। Scholars have also suggested that the motifs means ज़्यादा पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, उसको क्या बोलते थे? मोटिव्स बोलते थे। कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। वो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 signs, although the script remains undeciphered to date. It was evidently not alphabetical, where each sign stands for a vowel or a consonant. As it has just too many signs, somewhere between 375 and 400, it is apparent that the script was written from right to left, as some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver began working from the right and then ran out of space. Consider the variety of objects on which writing has been found: seals, copper tools, rims of jars, copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, even an ancient signboard. Remember, there may have been writing on perishable materials too. Could this mean that literacy was widespread? Now, see, Harappan seals usually have a line of writing probably containing the name and title of the owner. अब जो मैंने आपको सील्स बताई थी, जो एक जगह से दूसरी एक बैग के ऊपर लगती थी, तो ये माना जाता है कि हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः किसका नाम हो सकता है, मालिक का नाम या उसकी पदवी को दर्शाता है, यानी कि उसके टाइटल को वो दर्शाता है कि किसने भेजा है और वो व्यक्ति की टाइटल क्या है, यानी कि वो समाज के अंदर उसकी हैसियत क्या है वो दर्शाता है। देन scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning to those who could not read. और स्कॉलर्स ने या विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया है कि
इन पर बना चित्र आमतौर पर जो जानवरों का होता है, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताना था, यानी कि अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताना था। सपोज करो कोई एक बैग है और बैग के ऊपर एक बैल का, सील के ऊपर एक बैल का चित्र बना दिया गया है और उसके ऊपर भेजने वाले का नाम पता लिखा हुआ है और जिसको भेजा है वो अनपढ़ है, तो वो अगर उस बैल का मतलब ये होगा कि इसके अंदर क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान भेजा गया है, तो वो बैल को देख करके समझ लेगा कि इस थैले के अंदर जो भेजा गया है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान है। ठीक है, तो इस तरह से वो जो अनपढ़ लोग होते थे ये जो एनिमल्स के मोटिव लगाते थे, ये उनको एक संकेत देते थे कि बैग के अंदर क्या हो सकता है, या हमने तुम्हारे को क्या चीज़ भेजी है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। अधिकांश अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो लिखे जाते हैं, जो उकेर करके लिखे जाते हैं या खोद करके लिखे जाते हैं, उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस क्या थे, शॉर्ट थे, और जो सबसे बड़ा लंबा इंस्क्रिप्शन अभी तक मिला है वो उसके अंदर 26 तरह के साइन थे। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्ड अनडेसिफाइड टू डेट, हालांकि ये जो लिपि है, ये जो स्क्रिप्ट है, ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकती। अनडेसिफाइड का मतलब होता है नॉट नोन। सर वापस से रिपीट करना बेटा। शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख मीन्स ये इंस्क्रिप्शंस। शिलालेख इज इंस्क्रिप्शंस। जो आप अभी कहीं जाते हैं तो आपको पत्थर पे जो कहीं पुरानी चीज़ें देखने जाते हैं, जो पत्थर के ऊपर जो खुदी हुई चीज़ें रहती है ना, दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। या मिट्टी के ऊपर जो सील्स वगैरह लगाई है या जो सील्स बनी है, उन जो उकेर के लगी है, ये सब क्या है, ये इंस्क्रिप्शंस के अंदर ही आती हैं, अभिलेख। क्यों? क्योंकि पहले, आजकल तो छोटी सील बनती है, पहले तो क्या उनके पास लिखने को ही नहीं था, तो बड़े बड़े पत्थर के ऊपर वो खोद करके लिखा करते थे। ये सब क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस होते हैं। या आप किसी के घर के बाहर नेम प्लेट देखिए जो पत्थर को खोद करके लिखी गई है, उस किसी व्यक्ति का नाम पत्थर को खोद करके लिखा गया और घर के ऊपर लगाया गया, तो ये क्या है, ये सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो पत्थर के ऊपर लिखे जाते हैं या दूसरी चीज़ों के ऊपर उकेर के लिखे जाते हैं, ये होते हैं शिलालेख। तो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस, एंड ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफाइड टू डेट। अनडेसिफाइड मीन्स का मतलब होता है, बताता हूँ अभी एनग्रेवर का मतलब। अनडेसिफाइड का मतलब होता है नॉट नोन। ये जो लिपि है ये क्या है, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। खाली साइंस मिले, साइंस को देखा जा सका है, बाकी इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी एनग्रेवर पे आऊँगा, जब आपको एनग्रेवर का मतलब भी बता दूँगा। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल, और यह एक तरह से अपन जिसको बोलते हैं वर्णमाल्य, नॉट अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल भी नहीं है। वेर ईच साइन स्टैंड्स फॉर अ वावल और अ कॉन्सोनेंट, और जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, यानी कि एक क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर नहीं है, नॉट अल्फ़ाबेटिकल भी नहीं है इसको। एज इट हैज़ जस्ट टू मैनी साइंस, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंस हैं। समवेयर बिटवीन 375 एंड 400, यानी कि 375 से लेकर के 400 तक के साइन अभी तक पता कर चुके हैं। इतने सारे साइंस हैं कि ये क्या है, इसको अपन एक उसके अंदर नहीं मान सकते एविडेंटली अल्फ़ाबेटिकल। इट इज़ ना तो व्यंजन है ना स्वर के उसमें आ रही है, कुछ पहले व्यंजन आ रहे हैं, कुछ बाद बीच में स्वर आ रहे हैं, कुछ व्यंजन आ रहे हैं, कुछ स्वर, मतलब इस तरह से ये क्या कन्फ्यूजिंग है। तो इसको अभी तक क्या है, इसको रीड नहीं कर पाया कोई भी नहीं पढ़ सका इसको अभी तक। It is apparent that the script was written from right to left, as some seals
show wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver began working from the right and then ran out of space. अब एक्चुअली क्या होता है, अब एक्चुअली क्या हुआ, जब इसको हिस्टोरियंस ने पढ़ना स्टार्ट किया, इसको देखना स्टार्ट किया, तो ये पता लगा कि ये स्क्रिप्ट, मतलब जब इसको लिखना चालू किया तो सीधे हाथ की तरफ से लिखना चालू किया। अपन कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, अपन नई लाइन लिखते हैं तो कौन से साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं या राइट से? लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इन लोगों ने क्या किया, ये लोग राइट से स्टार्ट करते थे लिखना। और कैसे पता चला कि ये राइट से स्टार्ट करते थे लिखना? आप देखिए, आप एक बात को सोचिए, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ और सपोज़ करो मेरे को लिखना है यहाँ पे एक सेंटेंस कि द स्टूडेंट्स आर गुड, जो भी लिखना है। अब मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया राइट से, जो अपन लेफ़्ट से, जो अपन नॉर्मली करते हैं, अपन लोग जो करते हैं। अब मैंने को सेंटेंस, मेरे को मालूम है कि सेंटेंस जितना भी बड़ा है, अब मैंने यहाँ पे से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से तो मैंने आराम से लिखा, बट जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि अरे यार अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो बहुत लिखना बाकी है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसी लाइन में ख़त्म करना है मेरे को, एक दूसरे से चिपका करके शब्दों को लिखूँगा। तो इधर तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ दी, और जब मैं एंड तक पहुँचा सेंटेंस को लिखने के लिए तो क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ पे चिपका करके शब्दों को लिखना स्टार्ट कर दिया। अपन करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं? कई दफ़े अपने से स्पेस आगे ज़्यादा छूट जाते हैं, फिर जब अपन एंड पे आते हैं तो देखते हैं यार अभी तो काफ़ी लिखना बाकी है, तो फिर उसको छोटा छोटा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली उन्होंने भी यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। अब यहाँ आते, यहाँ से तो खूब स्पेस छोड़ी, और जब यहाँ आए तब उनको जाकर के पता चला अरे यार अभी तो बहुत बाकी है लिखना। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन शब्दों को चिपका करके लिखना शुरू कर दिया। तो इससे साफ पता चल गया कि जो राइटिंग थी वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचुरलिटी है जो आप भी लिखते हैं और मैं भी करता हूँ, कि शुरू में तो बहुत अच्छा लिख देते हैं, और जब पीछे देखते हैं कि अभी तो बहुत बाकी है, तो फिर उसको छोटा छोटा लिखना स्टार्ट करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? है ना, होता है ना ऐसा। हाँ, तो अब एनग्रेवर का मतलब क्या होता है? एनग्रेवर मीन्स बेटा जो लिखने वाला होता है, जो जैसे पत्थर के ऊपर जो खोद करके लिख रहा है, जैसे राजीव का रै लिखा जिसने खोद करके पत्थर पे लिखा, वो होता है एनग्रेवर। क्योंकि हर कोई तो खोद नहीं सकता। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को बोल दो कि पत्थर के ऊपर राजीव का रै खोद दो, तो मैं नहीं खोद सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को आते ही नहीं, मैं एनग्रेवर हुई नहीं। वो जो स्क्रिप्ट लिखना, जो उसको खोदने वाला होता है, उसको बोलते हैं एनग्रेवर। समझ में आ गया? क्लियर? ओके। कंसिडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बिन फॉर्म। अब कई तरह के ऑब्जेक्ट्स अपने को मिलते हैं जिसके ऊपर राइटिंग मिलती हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? सील्स हैं, कॉपर टूल्स हैं, रिम्स ऑफ जार्स हैं, कॉपर प्लेट्स हैं, टेराकोटा टैबलेट्स हैं। अब टैबलेट का मतलब यहाँ पे मेडिसिन मत समझ लेना कि मेडिसिन के ऊपर नाम लिखा हुआ है, अपन टैबलेट बोलते हैं कि टैबलेट लेने जा रहे हैं। टैबलेट्स बेटा, एक आपने देखा है ना, एक मोबाइल आता है, एक टैबलेट भी आता है और एक लैपटॉप भी आता है। देखा है आपने टैबलेट? नाम सुना है? हाँ, तो वो ये वाला टैबलेट होता है जिसकी क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, वो फ्लैट होता है, जिसके ऊपर लिखा जा सके, उसको बोलते हैं टैबलेट। चाहे वो पत्थर हो, क्या चीज़ बेटा? हाँ, मिट्टी से भी बना हुआ होता है, स्टोन, अगर फ्लैट स्टोन है तो वो भी है। आप तो एक चीज़ ध्यान रखें, टैबलेट का ध्यान रख लीजिए। टैबलेट का एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। क्ले टैबलेट भी होता है, पटरा होता है ना अपना, बस। हाँ, जो पटरा होता है ना, वो ऊपर से क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। हाँ, ये एग्जांपल टैबलेट का एक एग्जांपल ध्यान रख लो, पटरा। ठीक है। अब वो चाहे पटरे की जैसे समतल, चाहे स्टोन हो, चाहे क्ले का हो, चाहे किसी का भी हो। देन ज्वेलरी, बोन रोड्स, इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड। और
एंशियंट साइन बोर्ड भी मिला है पुराना, जैसे साइन बोर्ड लगता है ना अपने चौराहों पे लग जाता है या अपने स्कूल के अंदर लग जाता है साइन बोर्ड, जैसे कि आपको रोड क्या कौन सी रोड कहाँ है, गली कहाँ है, साइन बोर्ड लगे रहते हैं, वो साइन बोर्ड भी मिला है पुराना। रिमेंबर देयर में हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिशेबल मटेरियल्स टू। अब एक चीज़ और अपने को ध्यान रखने की, वहाँ पे जब इतनी राइटिंग थी तो उन चीज़ों के ऊपर भी लिखी गई होगी वो राइटिंग्स जो कि क्या होने वाले, नष्ट होने वाले, क्या चीज़ थी, नष्ट होने वाले मटेरियल्स होते हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे लीव्स के ऊपर लिख दिया, लीव्स सूख गई, गल गई, इनके ऊपर भी राइटिंग की गई होगी, जो नहीं मिल पाए हैं, ख़त्म हो चुके हैं वो, क्योंकि जो राइटिंग्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंग तो अपन ये भी मान सकते हैं कि पेरिशेबल चीज़ों के ऊपर भी वो लोग राइटिंग करते होंगे। कुड दिस मीन दैट लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड? तो क्या इसका ये मतलब है कि लिटरेसी जो थी वो वहाँ पे फैली हुई थी? क्या ये मतलब है? क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसके आगे कोई आंसर नहीं दे रहा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पूरा समझ में आ गया? एन एनिजेमेटिक स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, वेट। वेट जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बाट, सबने देखे हैं, तराजू सबने देख रखा है, और उसके ऊपर जो बाट रखते हैं वो सबने देख रखा है। तो एक्सचेंज आर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चार्ट। इसके अंदर इसको अंडरलाइन कर लेना, जो वेट्स बने हुए थे, एक्सचेंज जो था, एक मिनट पहले मैं समझा दूं फिर मैं बता रहा हूँ क्या अंडरलाइन करना। एक्सचेंज जो था वो किससे होता था? रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम, यानी कि एक एग्जैक्ट सिस्टम से एक्सचेंज होता था। और वो क्या था, उन्होंने वेट्स बना रखे थे, बाट बना रखे थे। जैसे अपना एक्सचेंज होता है ना, अपन मनी के बदले क्या ले आलू लिए, तो आलू जैसे अपन ने उससे बोला आधा किलो, तो वो आधा किलो का बाट रखेगी। तो प्रिसाइज सिस्टम यानी कि एग्जैक्ट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अगर वो आलू के बदले अगर उसको प्याज दे रहे हैं, अगर वो आलू आधा किलो ले रहे हैं तो प्याज भी कितना दे रहे हैं? आधा किलो। तो वो किससे मेजर्ड होगा? उस बाट से मेजर होगा कि आधा किलो दे रहा है, आधा किलो मैं दे रहा हूँ तो ये मेरे को वापस आधा किलो दे रहा है या नहीं। अगर मनी डिस्कवर नहीं हुआ है तो ये सिस्टम चलेगा, और अगर मनी डिस्कवर हो गया तो मैंने मनी दिए, आधा किलो जो पोटैटोज लिए तो उसने आधा किलो का ही बांटा। तो यूजुअली मेड ऑफ स्टोन, अब बाट किससे बनते थे? यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चार्ट। चार्ट नामक पत्थर होता था, उससे बाट बनाए जाते थे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि वेट किससे बनते थे? चार्ट नामक एक स्टोन होता है, उससे वेट्स बनते थे। एंड जनरली क्यूबिकल विथ नो मार्किंग्स, और ज़्यादातर कैसे होते थे? क्यूबिकल आपने पढ़ा है, क्यूबॉइड, या आपने सबने 10th के अंदर ये सारे फिगर्स आपने देख रखे हैं 9th 10th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर। तो ज़्यादातर कौन सा किस फॉर्म में होते थे? क्यूबिकल फॉर्म में होते थे विथ नो मार्किंग्स। द लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट्स आर बाइनरी। अब लोअर डिनोमिनेशंस यानी कि छोटे जो बाट होते थे उनका जो वेट्स होते थे वो बाइनरी होते थे। बाइनरी का मतलब होता है डबल, दोहरे। दैट इज़ अपने को दे रखा है एग्जाम्पल 1 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का 32 अप टू 12,800। While the higher denominations followed the decimal systems, और जो हायर डिनोमिनेशंस के बाट होते थे वो क्या फॉलोड करते थे? डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। और सबसे स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी, और सबसे स्मॉलर वेट्स जो होते थे वो किसको वेट करने के लिए यूज़ में लेते थे? ज्वेलरी। अब आप देखिए, अब आप ज्वेलरी की दुकान पे जाएंगे ना तो आपको ये आधा किलो का या 1 किलो का बाट नहीं मिलेगा, बहुत छोटा बाट मिलेगा। आप अभी चले जाइए ज्वेलरी की दुकान पे तो
आप अगर उससे बोलेंगे कि मेरे को सोना दिखाइए या गोल्ड दिखाइए या ज्वेलरी दिखाइए, तो वो आपको ज्वेलरी दिखाएगा, फिर उसको वेट करेगा ना, तो वेट करेगा तो वो आधा किलो या 1 किलो का बाट नहीं रखेगा, बहुत छोटे बाट होते हैं उसके। एंड वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स। मेटल स्केल पैंस, अब मेटल स्केल पांस भी होते थे, पैंस जिनको बोलते हैं। अब मेटल स्केल पैंस, दूध वाला आता है आपके घर पे, वो एक बर्तन लेकर के आता है जिसके अंदर आधा किलो का और 1 किलो का लगा रहता है। उससे उस स्केल में रहता है कि हाँ ये जो इसने निकाला ये आधा किलो का है। अपन कई चीज़ ऐसी लाते हैं जिसके ऊपर स्केल बना रहता है लिक्विड के लिए, उसको निकाल करके कि भाई कितना चाहिए, 1 लीटर चाहिए, अच्छा 1 लीटर चाहिए तो 1 लीटर उसने डाल दिया, 2 लीटर चाहिए तो उसने 2 लीटर भरा, देखा हाँ 2 लीटर तक हो गया, 2 लीटर डाल दिया। इस पैरा में चार्ट मीन्स, चार्ट तो पत्थर है ना बेटा, चार्ट का नाम बताया ना मैंने मार्क करवाया उसको। आप पूछ रहे हो इस पैरा में चार्ट मीन्स क्या होता है? चार्ट इज अ स्टोन, मैंने मार्क करवाया उसको, जिससे बाट बनते हैं, बाट बनाए जाते थे उस समय। सो ये सारी चीज़ें क्या है, अपने को जो वेट सिस्टम था उनको, ये सारी चीज़ें अपने को उसमें देखने को मिलती थी उस टाइम के अंदर, एट द टाइम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, और वी कैन से हरप्पन सिविलाइजेशन। क्लियर? तीनों क्लियर हो गए? क्लियर हो गया ये पैराग्राफ? ओके, अपना टाइम भी हो गया। वी विल मीट एट 10 o'clock फॉर द पॉलिटिकल साइंस क्लास। टिल देन, बाय एंड हैव अ गुड डे।